बिटकॉइन हकीकत या धोखा? इस करेंसी का मुस्तकबिल क्या है? बिटकॉइन से मुताल्लिक इंटरनेट पर अफवाहों का बाजार गर्म। बिटकॉइन का गलत मकासद के लिए इस्तेमाल एक बड़ा चैलेंज। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो दुनिया भर के अंदर जो है उसकी गूंज है, वो है जनाब बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। हर बंदा ये बात डिस्कस कर रहा आपस में कि क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल क्या है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, बिटकॉइन होता क्या है। चंद ही दिनों के अंदर इसकी कीमत के अंदर इतनी तेज़ी से इजाफा हो गया। क्या ये हकीकत है या फिर कोई धोखा है? इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? क्या बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी ऐसी है जिसके पीछे खाली हवा ही हवा है, हकीकत में कोई असासा नहीं है? इसके साथ साथ लोग ये भी कंफ्यूज हैं कि ये बिटकॉइन अगर वर्चुअल करेंसी है तो इसको हम रखेंगे कैसे, इसकी हिफाजत कैसे करेंगे और कोई कहीं इसको चुरा तो नहीं लेगा। परेशानी एक और भी है कि जनाब हो सकता है कि बिटकॉइन क्योंकि एक वर्चुअल करेंसी है, कुछ लोग इसे मिसयूज़ करें, कुछ इसके गलत इस्तेमाल को जो है वो करते भी जाएं। और आपको पता है हालिया जो सिक्योरिटी सिचुएशन वर्ल्ड के अंदर मुरतब हो रही है उसके अंदर कहीं ये प्रॉब्लम ना बन जाएं। बहुत सारे दूर अंदेश सवालात हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ आज शो में बतौर मेहमान हारून साहब, ये क्रिप्टो करेंसी के IT के एक्सपर्ट हैं, साहब का बैंकर भी हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मामले पे बड़ी गिरफ्त रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में ये समझाइएगा कि दरअसल ये बिटकॉइन है क्या, ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? ज़रा मुझे समझाएं बिल्कुल ऐसे सादा ज़ुबान में जैसे आम आदमी समझ सके इसको। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे आज दावत दी अब तक के प्रोग्राम में रुपया पैसा में। और बिटकॉइन के बारे में काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बिटकॉइन है क्या दर हकीकत। अगर आप मुझसे पूछे कि बिटकॉइन क्या है तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। एक ऐसी करेंसी है जिसके तहत दो लोग, दो इंसान, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को बगैर किसी थर्ड पार्टी के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको हम आसान ज़बान में अगर हम इसको बोलें तो इसको हम पेयर टू पेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। हुआ ही था कि 2008 की बात है कि जब फाइनेंशियल, आपको पता, मार्केट जब कोलैप्स कर गई थी तो लेमन ब्रदर और वॉल स्ट्रीट जब कोलैप्स कर गए थे तो एक सिडोनिमस पर्सन, एक एनोनिमस पर्सन, एक जिसका नाम सतोशी नाकामोटो था, उसने एक ऐसी सॉफ्टवेयर कोडिंग डिज़ाइन की और उसने उसका नाम रखा बिटकॉइन। लेकिन इसके पीछे ये बंदा जो है, इसकी शनाख्त जो है ये नामालूम है। पीछे कौन है ये पता नहीं कि सतोशी के पीछे कौन बंदा है। जी बिल्कुल ऐसी कह रहे हैं कि उसने इजाद किया है लेकिन ये उसका सूडोनिम है। बिल्कुल ऐसी बात है अली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसको ये नहीं जान सके कि वो अकेला एक आदमी था या उसके पीछे कोई 4-5 लोग थे। देखा ये जा रहा है कि इसकी जो सबसे बड़ी जो अफादियत है वो ये कि आपके पास बगैर किसी थर्ड पार्टी के, बगैर किसी ऐसी सेंट्रल थर्ड पार्टी के जिसके तहत आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो सारा का सारा निज़ाम जो है वो बिटकॉइन के ऊपर मौजूद है। इस निज़ाम के तहत जो होगा, आप कोई भी दो लोग आपस में एक दूसरे को ट्रांजेक्शन मतलब उसको कर भी सकते हैं और बगैर उसके जो है वो किसी ऐसे ट्रस्ट आपको अगर चाहिए। लेट सपोज अगर मैं आपको अगर एक कैश दूं इस वक्त, कैश देने के लिए मैं अगर आपके हाथ में अगर कैश पकड़ाऊं तो इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अगर हम फासले बढ़ा दें तो हमें फिर किसी थर्ड पार्टी की जरूरत होती है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूँ, वो पैसा फिर आप तक पहुँचाया जाए। लेकिन जब हम बात करेंगे इस डिजिटल दौर की, हमें फिर ये सारे इंस्टीट्यूट की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो हमें वहाँ पर उनकी जरूरत पड़ती है कि वो हमारी ट्रांजेक्शन के दरमियान एज अ ब्रिज बन सके। मैं आसान जुबान में ये समझना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसके पीछे जैसे रुपया है, इसके पीछे स्टेट बैंक है, जो डॉलर है उसके पीछे भी अमेरिका की US ट्रेजरी होगी। इसके पीछे क्या निज़ाम है? या आप कह रहे हैं कि खुदकार निज़ाम राइज कर दिया है जो भी ये साहब हैं, सतोशी साहब ने, और इसके बाद ये खुदकार निज़ाम खुद ब खुद ही चल रहा है, इसके कोई मालिक नहीं है, इसके पीछे कोई इशूइंग अथॉरिटी नहीं है? क्लियर करें ना मुझे माइंड में। ठीक है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आप देखें, होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी कंट्री है, कोई भी ऐसा मुल्क होता है, जब वो कोई नया करेंसी या नया नोट जब लेकर आती है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई रिजर्व्स होते हैं, या वो तो वो गोल्ड के होते हैं या किसी दूसरे एसेट्स के होते हैं, जिसके सबब वो नया नोट जारी करता है। जी, बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में क्या होता है कि आपको बिटकॉइन माइन करने पड़ते हैं, आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। जब पहला ब्लॉक जब दरियाफ्त किया, जब पहला ब्लॉक उसने कोडिंग डिज़ाइन करने के बाद 2000 में कोडिंग डिज़ाइन करने के बाद, मैं बताता हूँ, असल में बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बात यह मेरे ऊपर से गुजर रही है और बस सुनने वाला थोड़ा सा इसे इजी करके बताएं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताएं, आप इसके पीछे बोल रहे हैं कि ना सोना ना चांदी ना कोई और चीज़ है, तो इसके पीछे क्या ये ब्लॉकचेन को ज़रा फिर आसान अल्फाज में समझाएं। आप कह रहे हैं इसके पीछे ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन क्या होती है? नहीं देखें, फिर आप वाली बात करें, जिस तरह लोग मुझसे कहते हैं कि यार बताएं कि बिटकॉइन के पीछे क्या है, मैं उनसे अगला सवाल करता हूं कि सोने के पीछे क्या है। सोने के पीछे भी कुछ नहीं है। सोना की एक खास बात नहीं, सोना इसलिए सोना है कि सोना एक ऐसी मॉलिक्यूल फॉर्म है कि जिसको अगर आप 100 साल के लिए समंदर, फिजिकल है ना,
फिजिकल है, उसको अगर आप 100 साल के लिए समंदर में गर्क भी कर देंगे तो उसकी कंडीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ गोल्ड। ओके, उसकी बेसिस पे उन्होंने बार्टर सिस्टम बनाया, उसकी बेसिस पे उन्होंने अपने रिजर्व रखे, उसकी बेसिस पे उन्होंने नए करेंसी नोट निकाले। लेकिन अब चूंकि दुनिया में आपको पता है चेंजेस आ रही हैं, दुनिया में तब्दीली आ रही है, दुनिया में तब्दीली जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो डिजिटल की आ रही बात, वो डिस्ट्रप्शन की बात हो रही है बेस्ड ऑन द डिजिटलाइजेशन। जब हम बात करेंगे डिजिटल की, तो ये जो सारे हमारे जो चैलेंजेस हम दोनों के दरमियान है या बहुत सारे लोगों के दरमियान है। आप मेरे सवाल को अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके सवाल को अवॉइड नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आपके सवाल आप की बस तरफ आ सीधा रहा हूं। सीधा मुझे बताएं, आपने कहा सोने के पीछे जो है वो असल में ठोस शक्ल के अंदर सोना दिखाई देता है, ठीक है, हमने उसे देख लिया। बिटकॉइन के पीछे क्या है ये बताना पड़ेगा। बिटकॉइन के पीछे एक ऐसी सॉफ्टवेयर कोडिंग है, जब आपस में जो दो लोग जब एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते हैं, उस बेस पे जब वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है तो उसके दरमियान एक ब्लॉक बनाया जाता है, जिसको आप कह रहे थे ब्लॉकचेन। जब ब्लॉकचेन का वजूद आता है, जैसे जैसे ब्लॉक बनते जाते हैं, वहां से ये बिटकॉइन का वजूद आता है। इस ब्लॉक में है क्या? इस ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे इल्म, नॉलेज जो है वो इसकी बैकिंग है। बिल्कुल, इसके बैक पे नॉलेज है। दुनिया जहां की जितनी नॉलेज है उसको ये इकट्ठा कर रहे हैं, किसी के बारे में मालूमात हैं, ट्रांजैक्शंस, कैलकुलेशंस, जो मुझे समझ में आ रही है आपकी बात, ये है इसके पीछे। एम आई करेक्ट? बिल्कुल फिर ऐसा मुझे ही है। करेक्ट करें अगर मैं गलत करूं। बिल्कुल अली, ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर आपने नाम सुना हो हैश एल्गोरिथम का, इसके पीछे एक ऐसा हैश एल्गोरिथम है कि जिसकी बेस पे दो पार्टीज, दो पेयर टू पेयर आपस में एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बगैर किसी थर्ड पार्टी यानी के। आजकल इंफॉर्मेशन एज के अंदर करेंसी है इंफॉर्मेशन, और बिटकॉइन के पीछे इंफॉर्मेशन, ये आप कहना चाह रहे हैं। बिटकॉइन के पीछे डेटा है, बिटकॉइन के पीछे कोई डेटाबेस है, एक ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इसके बारे में मजीद बात भी करते हैं। मैं भी अपने जहन में थोड़ा सा वाज़ेह होना चाहता हूँ कि दरअसल इसके पीछे क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और फिर इसके बाद इसको सिक्योर कैसे करना है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं बिटकॉइन के मुतालिक। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर वाज़े नहीं हूँ अभी तक, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जानने की कोशिश करूँ कि बिटकॉइन के पीछे दरअसल क्या चीज़ है, और ये ब्लॉकचेन जो है ये क्या चीज़ है। इसका जवाब मैं लूँगा जनाब मोहम्मद हारून साहब से, जो कि क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं। तो जी मोहम्मद हारून साहब, थोड़ा सा अब आप मुझे समझाइए और मेरे नाजरीन को ये बताइए कि ये बिटकॉइन के पीछे दरअसल है क्या। जी अच्छा, देखें अली, मैंने आपको बताया था कि जब 2008 में जो सॉफ्टवेयर कोडिंग डिज़ाइन की गई थी उसका नाम था बिटकॉइन, और उसके पीछे जो साहब थे उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। ठीक है, लेकिन अभी तक ये डाउट है कि वो सतोशी नाकामोटो वो अकेला आदमी है या उसके पीछे 4-5 लोग हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं होनी चाहिए कि वो 4-5 हो या 10-15 हो सकता है शायद मैं भी उसमें से हूँ सतोशी, लेकिन ऐसा नहीं, हम जस्ट किडिंग। कहने का मकसद ये कि उन्होंने एक ऐसी सॉफ्टवेयर कोडिंग ईजाद की कि जिसके तहत दो लोग आपस में एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक आम आदमी को समझाने के लिए बिटकॉइन इस तरह से समझ लें कि अगर मैं आपको आज एक ट्रांजैक्शन करूँ, उस ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है कि बीच में कोई बैंकिंग चैनल होना चाहिए, कोई ऐसी ट्रस्टेड थर्ड पार्टी हो कि वो अपने पास रिकॉर्ड कर सके। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में होता है कि बैंकिंग की जगह हमारे पास मशीन्स होती हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसलिए हमें किसी बैंकिंग चैनल की, किसी हमें स्टेट बैंक की, किसी हमें सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम कहते हैं कि बिटकॉइन इज़ अ ट्रांजैक्शनल बॉर्डरलेस। बॉर्डरलेस मैं क्यों करूँ? क्योंकि वो एक इंटरनेट ऑफ मनी है। आप इंटरनेट से लेते हैं, आप इंटरनेट पे वापस कर देते हैं, आप इंटरनेट पे एक दूसरे को भेज सकते हैं, जिस तरह आप बासानी एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं। आपको मैंने अगर ईमेल की, आपने कहा हारून मुझे ईमेल करें, मैंने आपको ईमेल कर दिया, आपने मुझे रिप्लाई कर दिया। क्या इसमें कोई क्या इसमें कोई थर्ड पार्टी है? ये बात समझ में आ गई। जिस तरह कोई थर्ड ये बात समझ में आ गई। जी जी बिल्कुल। जो बात समझ में नहीं आई वो ये कि अब इसके पीछे जो है, चलें आपने कह दिया चंद अफराद हैं, नाम भी ऐसे ही है, लेकिन उससे हमें परवाह नहीं है, खुदकार निज़ाम है, ओके। इसके पीछे चीज़ क्या है? हर जो करेंसी होती है उसके पीछे या तो कोई एसेट होता है या इशूइंग अथॉरिटी होती है। आपने बता दिया ये लोग हैं, लेकिन इसके पीछे एक्चुअली है क्या? माल क्या है? हवा नहीं है, क्या चीज़ है? मतलब ईथर है, क्या है? समथिंग वी नीड टू नो व्हाट इज बिहाइंड इट।
ये तो क्लियर करें। देखिए इसके पीछे आपके पास डिजिट्स हैं। बिटकॉइन कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी, ऐसी कोई कॉइन नहीं है, ऐसी कोई मेटल कॉइन नहीं कि जिसके तहत आप एक दूसरे को ट्रांसफर करें। ये सिर्फ एक डिजिट है। आप बार बार इसको समझने की कोशिश करें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर मैंने आपको एक बिटकॉइन दिया तो उस मैसेज के अंदर एक बिटकॉइन लिखा होगा और आपके पास एक ईमेल आ जाएगी जिसमें लिखा होगा कि वो एक बिटकॉइन आपके हो गए। आप मुझे वापस करेंगे, आप दोबारा से ईमेल कर दें, उसके अंदर एक बिटकॉइन मेरे पास दोबारा से आ जाएंगे। इसको आसान ज़बान में समझाने का ये तरीका है। असल सवाल पैदा ये होता है कि ये बनते किस तरह से, आपको ये पूछना चाहिए बनते किस तरह से। यही तो आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि देखिए आज तो हमारी ये कि हमारे यहाँ हर साल हर ईद के ऊपर हर ऐसे मौके पे त्यौहार पे नए नोट निकाले जाते हैं और आपके पास जब नए नोट निकलते हैं वो किस बेस पे निकलते हैं, इसके पीछे क्या माशियात हैं, इसके पीछे क्या है, ये तो आपको भी पता है कि उनकी क्या पीछे कैलकुलेशन चल रही होती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। इसके पीछे असल जो टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए मैं जब आज से कोई तकरीबन 4 साल पुरानी बात है, मेरे एक सबऑर्डिनेट थे, मुझसे कहने लगे कि भाई हारून ये बताएं बिटकॉइन क्या होता है। मैंने कहा पता नहीं क्या बिटकॉइन है, क्या मुझे नहीं इसका अंदाजा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता चला गया, मेरा इस पर एतमाद होता चला गया और पहली दफ़ा 3 साल पहले जब एक बिटकॉइन उस वक्त था कोई $455 का, तो मैंने बाय इसलिए किया था कि आई वांटेड टू लर्न कि हाउ डज इट वर्क। उस वक्त मैंने इसको परचेज किया था $455 का, यानी कि तकरीबन ये कोई 52,000 रुपये का बनता है। आज इसकी जो मालियत है इस वक्त कोई 20 लाख रुपए तक की पहुंची हुई है। नहीं तो सवाल गेन है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बना कैसे, कैसे माइन जो आप कह रहे हैं, क्या चीज माइन कर रहे हैं, क्या माइन क्या कर रहे हैं, ये बताएं आप मुझे। माइन करते हैं बिटकॉइन माइन। लेट सपोज होता ये है कि आपके पास जो मैंने वर्ड बोला ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक ऐसी चेन है जिसमें ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक्स प्रीवियस ब्लॉक के साथ जो है उसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ, यानी कि पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, दूसरा पहले के साथ है, तीसरा दूसरे के साथ है, चौथा तीसरे के साथ है, पांचवा चौथे के साथ है। हर ब्लॉक के अंदर वो ट्रांजेक्शन पड़ी है। बड़ा मुश्किल है ये सब कुछ समझना मेरे जहन में। नहीं, आपको समझना होगा। देखें जो इंसान जो बंदा भी इसको समझने की कोशिश करता है, समझ में आई है, बस पहले ये $450 का था और अब इतने का हो गया। उसकी वजह और इसी पर लोग इसे खरीद और बेच रहे हैं। बाकी जितनी चीजें हैं वो मेरे फहम में नहीं आ रही इतनी ज्यादा। उसकी वजह है कि मेरे जो बिटकॉइन आज पड़े हुए हैं वो मेरे बिटकॉइन किसी एक लेजर पे नहीं पड़े हुए, वो एक ऐसी ब्लॉकचेन में पड़े हुए, किसी एक ऐसे ब्लॉक में पड़े हैं, वो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के ऊपर पड़े हुए हैं। मैं उसको जब चाहूँ वहां से उठा के मैं किसी को दे सकता हूँ, मैं जब चाहूँ वहां से उठा के इसको मैं देख सकता हूँ। चलें, ये चीजें प्रोसेस है और ये चीजें ओपन सोर्स है। मुझे जुज़वी तौर पर ये चीज समझ में आ गई कि जनाब एक प्रोसेस आपने एक्सप्लेन कर दिया। उस ब्लॉक में क्या है? उस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन है और ट्रांजैक्शन के अंदर वो दो पार्टीज हैं जो आपस में एक दूसरे को बिटकॉइन भेज रही हैं, उसका रिकॉर्ड है। सिंपल अल्फाज। तो ये रिकॉर्ड जो है बुनियादी तौर पे इसकी कदर का तयन करता है। इसकी कदर का तयन करता है। ये रिकॉर्ड 10,000 जो है आपके पास नोट्स में मौजूद है, यानी कि 10,000 कंप्यूटर मैंने तो तहकीक की, उसमें ये लिखा हुआ था कि जनाब इसके पीछे जो है वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है और डेटा है और क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जैसे आपने एल्गोरिथम का जिक्र किया था, वो इसमें इन्वॉल्व है। देखिए उसके पीछे जो असल है वो क्रिप्टोग्राफी हम इसको कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी होती है कि मैं जो भी इनपुट दूंगा, जो भी मैं आउटपुट दूंगा, यानी कि इनपुट दूंगा आउटपुट उसकी हमेशा सेम होगी। यानी कि आप जो भी मैसेज को आप बनाएंगे और आप जब उसको आप क्रिप्टोग्राफी से गुजारेंगे तो जो साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन होगी वो इतनी कम होगी कि आपकी सोच से आप बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 400 बाइट्स की ट्रांजेक्शन होती है। 400 बाइट्स में वो चाहे 10 बिलियन बिटकॉइन पड़े हुए हों, चाहे उसमें 1 बिलियन बिटकॉइन पड़े, चाहे उसमें ₹1 पड़ा हो, इट डज नॉट मैटर। ये तो बिल्कुल चेकबुक के कागज की तरह है ना। बिल्कुल, एक कागज के ऊपर आप एक लीफ ऑफ जो होता है आपके चेकबुक का, उस पर जितना भी आप अमाउंट लिख दें, ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन इस चेक को अगर यहाँ से बैठ के अगर मैं किसी अफ्रीका के बंदे को अगर मैं चेक पास करना चाहूँ तो उसके लिए फिर वो रेगुलेशंस आ जाती हैं, उसके लिए फिर सेंट्रल बैंक आ जाते हैं। ये मेरे लिए डेटा ओवरलोड हो गया है, थोड़ा मैं भी असिमुलेट करता हूँ इसको और मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। हो सकता है इस डेटा को जब मैं डाइजेस्ट करूँ तो मुझे भी कुछ समझ आए और मेरे नाजरीन को भी थोड़ा सा टाइम मिले ताकि वो इसको अपने अंदर पूरे तरीके से डाइजेस्ट कर सकें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर। बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हासिल कर ली कि भाई बिटकॉइन के पीछे क्या है, उसके पीछे कौन अफराद हैं, कि किस तरह से ये निज़ाम चलता है। जुज़वी तौर पर मेरे जहन में चीज़ें आई हैं, सच बताऊंगा पूरी बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ अब मेहमान जो हैं मोहम्मद हारून साहब, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट, उनसे जानना चाहता हूँ कि जनाब वाला अब ये बताएँ, अब बिटकॉइन अगर किसी ने ख़रीद लिया तो अब उसको रखेगा कहाँ? अब बिटकॉइन की वर्चुअल एग्जिस्टेंस है तो क्या उसके लिए कोई हकीकी कोई सिक्का बना कर देंगे, उसको फिर जाकर कहीं पे जमा कराएंगे, ये क्या सिलसिला है? कुछ माइंड क्लियर करें।
जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें इस तरह से होता है जैसे अगर आप किसी बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे अपना अकाउंट खोलना है, तो वो आपसे क्या करता है कि आपसे वो पूरा आपका बायोडाटा लेगा कि आपकी वल्दियत कौन है, आपकी वालदा का नाम क्या, आप रहते कहाँ हैं, आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, आप जब चाहें जिस तरह चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ना तो आपसे वल्दियत पूछेगा, ना तो आपसे वो आपका नाम पूछेगा, ना तो आपसे वो आपकी उम्र पूछेगा, ना डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ना आपसे वो एड्रेस पूछेगा, क्योंकि ये इंटरनेट ऑफ मनी है। और ब्यूटी ऑफ द बिटकॉइन यही हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे इस वक्त वॉलेट मौजूद हैं। मैं फिर से रखूंगा कहाँ? दुनिया में ऐसे बहुत सारे वॉलेट मौजूद है जिसको आप बना के आप इसके ऊपर बिटकॉइन लेकर आ सकते हैं। अच्छा, जिसने भी अगर बिटकॉइन अगर वॉलेट अपना बनाना है तो वॉलेट के बहुत सारी टाइप्स हैं। एक आपके पास आता है हॉट वॉलेट और एक होता है आपके पास कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट का मतलब ये कि आपने अपने पास वो बिटकॉइन स्टोर तो कर लिए हैं, लेकिन आप उसको किसी ट्रेडिंग में या आपको किसी को मर्चेंट को देने में आप उसको इस्तेमाल नहीं करा, आपने उसको लेके आपने उसको रख दिया, स्टोर कर दिया। कोल्ड वॉलेट जो होता है आपके पास किसी यूएसबी ड्राइव में भी आ सकता है, जिस तरह नैनो लेजर है, जिस तरह से आपके ट्रेजोर है, और आपके पास एक पेपर वॉलेट भी आ सकता है, यानी कि मैं पेपर के ऊपर भी मैं प्रिंट करके प्राइवेट और पब्लिक की को डाउनलोड करके मैं उस पब्लिक की के ऊपर मैं अपने बिटकॉइन रख दूंगा। तो यानी कि मैं किसी ब्लॉकचेन के अंदर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे बिटकॉइन सेव हैं जो इस पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। वो पेपर मैं अपने पास संभाल के भी रख लूँगा, तो वो किसी को पता भी नहीं चलेंगे, वो प्राइवेट की मुझे संभाल के रखनी होगी, लेकिन वो किसी भी ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो पेपर पे आ चुके होंगे। मैं जब चाहूँ उनका मैं बैलेंस चेक करूँगा तो वो वैसे ही मौजूद रहेगा। जैसे अगर 1 बिटकॉइन मैंने अगर उस पब्लिक की में भेजे हैं तो उस वॉलेट पे 1 जो है बिटकॉइन हमेशा ही रहेंगे, कोई इसको ले नहीं सकता, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट की तो मेरे पास है। जब प्राइवेट की मेरे पास है तो फिर ज़रूरत क्या आपको किसी के नाम या किसी प्राइवेसी को जाने की, क्योंकि बैंक तो ये काम करता है। सवाल ही पैदा होता है कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि देखें दुनिया जा रही है, एडवांस हो रही है। हम बात करें डिजिटलाइजेशन की, हम बात करें 32 अरब डिवाइसेस की हम बात करें, 32 बिलियन डिवाइसेस जब कनेक्ट होंगी। मैं आपसे बोलूं कि अली जाके ना रेफ्रिजरेटर का अकाउंट खुलवाएं जाके, तो आप क्या जाके अपने किसी बैंक से बोलेंगे कि भाई आप रेफ्रिजरेटर का अकाउंट खोलो? वो तो आपसे कहेंगे कि यार आपको क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर का अकाउंट कैसे होता है? तो रेफ्रिजरेटर का अकाउंट के लिए आपके पास बिटकॉइन का अगर वॉलेट है या किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है तो आप उसको ओपन करेंगे, उसकी पब्लिक की होगी। यानी कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कार, ऑटोमोबाइल, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आपके पास ऐसी डिवाइसेस है जो इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और जो खुद भी अर्न करना चाह रही है, उसके लिए आपको फिर किसी भी बायोडाटा की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी अपनी प्राइवेट और पब्लिक की होगी और वो अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। एक मिनट रुका, सॉरी, मेरे लिए भी ये इन्फॉर्मेशन ओवरस्टैक हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा। बेसिकली बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं कि इसके लिए कोई ई वॉलेट होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होगा। उसकी 2 अक़साम आपने बता दी, एक हॉट और एक कोल्ड। और हॉट में क्या होगा, हॉट वॉलेट में? अच्छा, हॉट वॉलेट में इस तरह होता है कि जैसे अगर आपने अपने पास जैसे मेरे पास अगर कोपे है, जैसे मेरे पास बिटपे का एक प्रोडक्ट है, जिस तरह एक ज़ैपा है, इस तरह एक मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास वक्त वॉलेट है दुनिया में जो अवेलेबल है। जैसे बिटकॉइन का अपना एक वॉलेट है, आप जो भी चाहें, जिसको भी चाहें डाउनलोड कर लें, पीछे कोडिंग एक जैसी ही है। उसमें वो क्या करेगा, जब आप वॉलेट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो आपसे कहता है कि बैकअप पे अपनी एक प्राइवेट की जनरेट कर लें। वो प्राइवेट की जब आप जनरेट कर लेंगे उसको आप स्टोर करके अपने पास सेव कर लें। खुदा ना खास्ता अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्नैच हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन से सिम उड़ जाए या जो भी मसला हो जाए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप दोबारा से इसको डाउनलोड करेंगे और वही चीज़ को दोबारा से इंपोर्ट करेंगे तो सारे के सारे बिटकॉइन आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने प्राइवेट की किसी को दे दी, इसका मतलब है बिटकॉइन उसके हो गए। अगर वो प्राइवेट की आपके पास है तो इसका मतलब है ओनरशिप आपके पास है उसकी, क्योंकि जो माइनर होता है ना, जो ट्रांजेक्शन को चेक कर रहा होता है, उसको ये नहीं पता कि इस पब्लिक की तो यानी बुनियादी चीज में समझ गया के पीछे कौन है। इसके पीछे बुनियादी चीज में समझ गया, ये कोई की है प्राइवेट की, जी जो कि बुनियादी तौर पर आपकी मिल्कियत को जो है वो जाहिर करेगी, और ये कोई पासवर्ड वगैरह होगा, जाहिर बात है, यही चीज़ है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही। इसी वजह से लोगों का जो एतमाद है, मेरा अपना जो एतमाद है, पिछले 3 साल पहले मैंने बताया जब मैंने परचेज़ किया, और आज मेरा जो एतमाद है आज भी उसी जगह स्टोर पड़े हुए हैं। अगर मैं किसी को प्राइवेट की दे दूं, उसका मतलब है बिटकॉइन उसके हो गया, तो ओनरशिप आपके अपने पास है। तो ये कॉन्सेप्ट को आने में लोगों को टाइम लगेगा। अभी हमारे पास जो पासवर्ड और जो हमारी जो प्राइवेट कीज़ है वो बैंक्स के पास है, वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास है। वो जब चाहे इसको रोक सकता है, जब चाहे इसमें जो आप अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी आता है तो आप उससे पूछे बगैर वो काम नहीं कर सकते। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं, क्योंकि बिटकॉइन में आप खुद जिम्मेदार होते हैं उस वॉलेट के, क्योंकि वो वॉलेट आपने डाउनलोड किया होता है। और अच्छा, आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा, यानी मैं इस वॉलेट को 24 घंटे कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल। और हर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं जो लोग बिटकॉइन एक्सेप्ट करते होंगे, सही? और सब लोग बिटकॉइन यूज़ नहीं करते या करते हैं? नहीं, थोड़ा क्लियर कीजिएगा मुझे। देखिए, इस वक्त जो बिटकॉइन की आबादी है, इस वक्त कोई 35 मिलियन के करीब आबादी हो चुकी है, यानी कि 3.5 करोड़ इस वक्त जो है वो यूजर्स हैं। वो दिन ब दिन क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि ये काम फ्रिक्शन लेस पे हो रहा है। अब लोग बात करते हैं कि यार मैंने अगर पेमेंट भिजवानी है नाइजीरिया से पाकिस्तान में, और अगर मैं नीडी हूँ, मुझे ज़रूरत है,
तो आपको पता है वो विद इन सेकंड नहीं आती ट्रांजेक्शन, उसके पीछे पूरी कंप्लायंसेस है, उसके पीछे पूरा एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है। जब ये कोडिंग आपको खुद एक ट्रस्टेड प्रोटोकॉल दे रही है तो फिर आपको फिर थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। आप खुद तो एक जो साबका काम बैंकर रहे हैं, तो जो काम आपको 3 दिन में हो रहा था वो काम आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में, एक बहुत मिनट के अच्छा, अंदर मैं आपको आपके पैसे आते हैं। जज्बात समझ सकता हूँ, जाहिर बात है जिसका इसके अंदर स्टेक लगा हुआ होगा वो उसके जज्बात भी ज़्यादा इसके लिए गर्म होंगे। लेकिन इशू ये है कि कुछ लोग तो बाहर बैठे स्केप्टिकल है ना कि भाई ये है क्या। ये जब आप करेंगे कि आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना शुरू करेंगे और जैसे आपने कहा कि लाइट स्पीड के ऊपर ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो आप तो इन्फ्रिंज करेंगे सेंट्रल बैंक्स की अथॉरिटी के ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। उसके नतीजे में रेगुलेटरी सिस्टम रेजिस्ट करेगा बिटकॉइन को। उसको कोई स्ट्रीमलाइन करने का कोई तरीका आपके ख्याल से कोई डिवाइस किया जा रहा है? क्योंकि उससे ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाएगी अगर सेंट्रल बैंक्स भी इसको एंडोर्स करें, या आप महसूस करते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो इसको रिकग्नाइज नहीं करता, मुस्तकबिल में करेगा किसी वक्त पर? इसको क्लियर करें ज़रा। देखिए, पहली बात तो समझने की कि ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात हो रही है, अगर एक आदमी जिसके पास पैसे ही नहीं है, जिसके पास बैंक का अकाउंट ही नहीं है, तो उस पर तो रेगुलेशन ना होने के बराबर है। ये ऐसे ही है ना, मेरे पास पैसे, मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा मुझे आपके पास पैसे रखवाने, उन्होंने कहा ये पॉलिसीज़ है, इनको आप फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? क्योंकि वो पैसे के रखवाले हम हैं, उस पैसों के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे पास है। जब भी तो हम उनको लोन दे रहे होते हैं बैंक को, और बैंक उसके ऊपर वो पैसा आगे लैंड करके उसके ऊपर पैसे भी कमा रहे होते हैं ताकि उनकी अपनी इनकम बन सके, ताकि उनकी अपने जो खर्चे निकल सके। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब बैंक की जरूरत ही नहीं तो फिर आपके खर्चे सारे के सारे मिनिमाइज हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत मिनिमम हो जाएगी। यानी कि जिस ट्रांजेक्शन दुनिया भर में जो रेमिटेंस हो रही है, $600 बिलियन की रेमिटेंस हो रही है, 10% वो गरीब आदमी बेचारा वहाँ पे मिडिल ईस्ट से पैसे जब भेजता है तो उसको 10% की चार्ज हिट होता है। यानी कि आप अंदाजा लगाए $60 बिलियन तो खाली आपके रेमिटेंस में खर्च हो रहे हैं। इसमें कसूर उन कंपनीज का नहीं है, थर्ड पार्टी का नहीं है, क्योंकि उनके तो खर्चे इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके तहत 4 से 5 स्टेक होल्डर जब आएंगे तो जाहिर सी बात है उनको फीस पे करेंगे। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क में ऐसा नहीं, क्योंकि वो जो 10% की जो ट्रांजेक्शन है वो मिनिमाइज होकर आप अंदाजा करेंगे तकरीबन वो 1% से भी कम हो जाती है। तो इससे कितना एक आम आदमी को फायदा होगा। ऐसे 2.5 अरब लोग मौजूद हैं दुनिया भर में जिनके अकाउंट ही नहीं खुले हुए। जब उनके अकाउंट नहीं खुले हुए तो बैंक तो मतलब है कि वो तो फेल हो गए ना जाके एस्टेब्लिश करने में वो मार्केट को। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में जब आपने यानी बुनियादी तौर पर इस वक्त सेंट्रल बैंक्स और रेगुलेटर्स का बिटकॉइन से कोई ताल्लुक नहीं, एम आई करेक्ट? देखिए, बिटकॉइन से ताल्लुक होना या ना होना की वजह वही है क्योंकि बिटकॉइन, मैंने आपसे कहा, इंटरनेट ऑफ मनी है। बिटकॉइन के पीछे खुद एक ऐसा ट्रस्टेड प्रोटोकॉल है जिसमें 2 पार्टी आपस में एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं बगैर किसी सेंसरशिप। इसमें कोई सेंसरशिप नहीं, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो पैसा आपका सेव है, पैसा आपका महफूज है। पहले पैसा आया, पहले बार्टर सिस्टम था, पहले गोल्ड अच्छा, मैं ये बात समझ पैसा आया, करेंसी नोट आई, तो करेंसी नोट आई तो बैंक्स आए ना। ये पूरा पैराडाइम देखे शिफ्ट होने में पहले जब लोग कैश से जब कैश आना शुरू हुआ था, देखिए सबसे आसान इस वक्त जो सबसे अच्छी करेंसी इन द वर्ल्ड दैट इज कैश। कैश के लिए 2 लोग जब आपस में एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सामने वाले को पहले चेक करते हैं कि मैंने पैसे किसको देने हैं। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। अब मुझे आगे भी तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं ना, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक चीज़ ये है, फिर उसके बाद आप देखें बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है ना चीज़ें गर्दिश में ये है कि पहले तो मीडिया ही बहुत आम किरदार प्ले करता रहा। बैनुल-अक़वामी मीडिया की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी को ऊपर ड्राइव करने के लिए उन्होंने बार बार ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस बताई और बताया कि दिस इज द न्यू करेंसी, द न्यू एज वगैरह वगैरह। अब जब ये $15,000 अब क्रॉस कर गया है मेरे ख्याल, और आप बेहतर जानते हो $18,000 हो गए हैं, अभी इसके रेट $18,000 बता रही है। तो बुनियादी तौर पर क्या है कि अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब मोहतात हो जाएं, अब जो है वो एहतियात करें। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? अब इतना ज़्यादा एहतियात क्या ऐसे तो नहीं है कि ये ओवर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया है बिटकॉइन? कहीं ऐसे बायर इस टाइम पर एंट्री करें तो उनको फिर शायद उतना मुनाफा ना हो जितना पहले होता, या शायद कीमत जो है वो और मज़ीद कम हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा है खौफ? देखिए, बात दरअसल ये है कि जो आप बातें कर रहे हैं कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। अब मैं चाहे 18 लाख के एक बिटकॉइन लूँ या आज से मैं कोई 5 साल पहले अगर मैं लेता तो शायद मुझे वो कोई 2,000 रुपये का पड़ता या मुझे 10,000 रुपये का पड़ता। 10,000 और 20 लाख में फ़र्क आ गया ना। अब वो 10,000 हो या 20 लाख हो, है तो एक ही बिटकॉइन ना। सिस्टम को तो पता ही नहीं कि पीछे मेरे क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, माइनर को तो पता ही नहीं कि पीछे मेरे क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। ये तो एक आम आदमी जब खरीदने जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रोज़ाना जो है इस वक्त 2 से 3 लाख यूज़र जो है इसमें ऐड हो रहे हैं। कॉइनबेस सबसे बड़ी इस वक्त एक्सचेंज कंपनी इन द वर्ल्ड है, और हमें तो खैर वो अलाउ नहीं करती पाकिस्तान को। ज़्यादातर उसमें अमेरिकन मौजूद हैं, ज़्यादातर उसमें अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं। उसको लोग बिटकॉइन बैंक का नाम दे रहे हैं, उसको लोग बिटकॉइन बैंक का इसलिए नाम दे रहे हैं, और वो क्रैश भी कर चुकी थी क्योंकि उस पर यूज़र का इतना लोड आ जाता है कि हर यूज़र चाहता है कि मैं भी बिटकॉइन परचेज करूँ, मैं भी इसको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में यूज़ करूँ या मैं इसको ट्रांजेक्शन में यूज़ करूँ। मैंने कहा ये डिसरप्शन है, इसमें एक्सट्रीम एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है, और जो लोगों को समझ में आ रहा है उसको परचेज भी कर रहे हैं, उसको खरीद भी रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं।
और सिर्फ एक खाली बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन के साथ कुछ 1300 क्रिप्टो करेंसीज एसोसिएट हैं। टोकनाइजेशन की बात करूं मैं, इथेरियम की बात करूं मैं ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में आपको लगाने बैठ जाऊं, मेरा पूरा दिन गुजर जाएगा। आपको पता है अब ये गेम चला था क्रिप्टो कैटीज के नाम से, क्रिप्टो कैटीज का किसी को अली भी नहीं पता यहाँ पे। क्रिप्टो कैटीज एक ऐसी गेमिफिकेशन बनाई है इथेरियम बेस के ऊपर कि वहाँ पे बाकायदा बिल्लियाँ बिक रही हैं, डिजिटल बिल्लियाँ बिक रही हैं वर्चुअल रियलिटी में। वो बिल्ली जो है $1,17,000 की बिकी है। मतलब आप सोचें कि डिजिटलाइजेशन कर क्या रही है दुनिया में। हमें तो अभी अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगेगा। पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे जिनको ब्लॉकचेन की एक्सपर्टीज है, जिनको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का पता है। कल रात में पढ़ रहा था, एक स्टडी कर रहा था, विस्पर एक ऐसी नहीं है वाली बात ऊपर से गुजर गई मेरे, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक बात हो गई, आप एक जाहिर बात है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके अंदर एक्सट्रीम एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म है इस मामले में, बट यू नो समटाइम्स इन लाइफ क्या होता है कि यू शेयर योर एंथुजियाज्म इज नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन, एंड ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो कि स्केप्टिक्स हैं। उन स्केप्टिक्स के एक ये भी कहना है कि जनाब अब हैकर जो हैं वो आपके पैसों को आपके जेब से निकाल लेंगे, आप पता भी नहीं लगेगा, आपके डिजिटल वॉलेट से वो पैसे चुरा लेंगे। और इस तरह की खबरें काफ़ी गर्दिश में आई, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि जो उनके कोई क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन वगैरह उनके पास से निकल गए, तो वो लोगों को आके बताते हैं इसको महफूज करें, इसको महफूज करें। तो क्या हैकर चुरा सकते हैं ये पैसे? देखिए, हैकर बिटकॉइन नहीं चुरा सकते। हैकर बिटकॉइन नेटवर्क पे अटैक करते हैं और मुसलसल कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन नेटवर्क की जो खास बात है ना, देखिए बिटकॉइन नेटवर्क को जब आप हैक करने जाएंगे ना, तो आपको तकरीबन कोई 4 ट्रिलियन साल लगेंगे। 4 खरब ईयर्स आपको चाहिए, ट्रिलियन ईयर्स चाहिए आपको किसी भी कोडिंग को क्रैक करने में, उसको हैक करने में। इट्स अंडर अटैक 24/7। इसका मतलब ये बड़ा सिक्योर्ड है। मैंने कहा ना, जितना सिक्योर्ड, जितना मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसा पेमेंट चैनल नहीं देखा सिवाय बिटकॉइन के, जो इतना सिक्योर्ड, इतना कंजर्वेटिव हो। 10 मिनट के बाद तो वही ब्लॉक बनाता है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन बड़ी कॉन्फिडेंस क्यों? देखिए मैंने इसको पढ़ा है, क्यों है इसके अंदर? मेरा चंद सेकंड है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसमें कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। इट टुक मी 4 months टू डाइजेस्ट व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, हाउ डज इट वर्क। जब भी तो मैंने बिटकॉइन पहले लेके उसको समझा, पढ़ा, उसको मैंने टाइम लगाया। मैंने तो अपना पूरा जो 15 साल का सबसे ज्यादा जिस चीज ने आपको खुश किया है वो कैपिटल गेन ने खुश किया है। कैपिटल और आपकी इंथुजियाज्म की वजह ये है कि आपने सस्ता लिया और महंगा बेचा। देखिए मैंने बेचा, वजह से आपके अंदर इंथुजियाज्म ज्यादा है, मैंने बेचा और कॉन्फिडेंस भी है। बेच भी नहीं रहा, मुझे किसी चीज की कीमत बढ़े तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है लोगों का। लेकिन अली बात यह कि इसकी जो प्राइस है ना, आप देखिएगा इसकी प्राइस $50,000 भी जाएगी। क्यों? आप ये सोचे ना, अभी फेसबुक है, स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें सर, देखिए स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। प्रेडिक्शन है, डिस्क्लेमर चला दें मार्केट के बारे में जी। प्रेडिक्शन तो, डिस्क्लेमर तो हमारा हमेशा होता है, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सही है, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। स्टॉक मार्केट के बारे में भी लोगों ने बहुत कहा था कि जनाब इतने 1000 पे चली जाएगी, लाख पे चली जाएगी। आई नो कि आप बहुत ज्यादा इसके बारे में एक्साइटेड हैं, और कुछ लोग हैं एक्साइटेड, आई विल बी वेरी फ्रैंक, और एक्साइटेड भी हैं, और जाहिर बात गेन भी किया है, और हर शख्स ये पूछ भी रहा है। लेकिन जहन में अभी बहुत सारे सवालात हैं जो कि आपसे पूछने भी हैं, और उनका आंसर भी ज़रूर तलाश करना है। लेकिन मेरे ख्याल काफ़ी हद तक आपने एलेबरेट करके हमें एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ ए बिटकॉइन, और कोशिश यही रही है कि बिटकॉइन के बारे में और भी चीज़ें आपसे मालूम करें। लेकिन वक्त हमारे पास महदूद होता है। मेरे ख्याल मुस्तकबिल के अंदर कोई मौका निकालें, आपसे मज़ीद इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन जो है उसकी क्या सूरत हाल है, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल या तो बहुत बेहतर हो जाए या फिर उसमें कोई तब्दीली आ जाए। फेसबुक के ऊपर भी कीप ऑन वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट फॉर कमिंग टू द शो। नाज़रीन, यहाँ पर अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।